हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ का डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में जाने से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ पर आधारित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आप थोड़ा देखिए, अभी तक आप दो टॉपिक का स्टडी किए। पहला टॉपिक आप पूरे डिटेल से देखे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें आप बहुत सारी बात किए थे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। फिर आप इसका स्टडी कर रहे थे, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। इसमें आप बहुत सारी बात किए, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फिर आप बात किए थे परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। फिर बात किए थे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो आप ये दो टॉपिक का डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब थर्ड टॉपिक आपको ये पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी का नाम पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, खास की न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि जब आप कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और जब आप इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको इसमें भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो आइए पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स की बात होगी, ये दोनों का, और तब स्टार्ट होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले कुछ आसान क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट द differences between mass and electric charge या सिंपली चार्ज। आप सोचिए, मास में और चार्ज में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास बोथ आर प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ये दोनों जो है ना, मैटर का प्रॉपर्टी है, कि दोनों में बहुत सारा अंतर है। तो सबसे पहले बात कीजिए, मास और चार्ज के बीच क्या डिफरेंस हो सकता है। आप ध्यान से सोचिएगा तो आप खुद भी इसका अंतर बता सकते हैं। मास एंड चार्ज, आप याद कीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लास 11th वहाँ पढ़े थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको याद होगा, मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड चार्ज इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट डिफरेंस आप ये बोल सकते हैं, in SI units, mass is a fundamental physical quantity। चार्ज, तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, देयरफॉर इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बोलिए, इसमें लिख सकते हैं, इन एसआई यूनिट्स charge is a
derived physical quantity. First difference, mass is a fundamental physical quantity, charge is a derived physical quantity in SI unit. सेकेंड, आप यूनिट की बात कीजिए, मास का यूनिट किलोग्राम एंड चार्ज का यूनिट कूलम। तो आप बोलिए द SI यूनिट ऑफ मास इज kg, डैट मीन्स किलोग्राम। इधर बोलिए द SI unit of electric charge is कूलम। अब आइए, ये तो आसान बात की हम लोग, अब कुछ स्टैंडर्ड बात कीजिए। तो जब आपको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा रहे थे, वहाँ बहुत सारी बात बताए थे। देखिए, तो अगर कहीं पे मास है, मास, तो यहाँ पे चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पे चार्ज है तो डेफिनेटली वहाँ पे मास होगा। तो आप बोलिए मास कैन exist without charge, but charge cannot exist without mass. Mass can exist without charge. मास बिना चार्ज का भी हो सकता है, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना नहीं हो सकता है। फिर आइए, आप देखिए तो मास जब भी होगा पॉजिटिव होगा। किसी भी बॉडी का जो मास होता है, मास आप बोलते हैं 5 kg, आप कहते हैं 10 kg, मतलब मास जब भी होगा पॉजिटिव होगा। मास कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, जबकि आपको पता है चार्ज आपका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी। तो फिर बोलिए मास विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ बोलिए 4, चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मास जब भी होगा पॉजिटिव होगा, चार्ज आपका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। और एक लास्ट अंतर, एक और बात कीजिए, ये भी हम बात किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, मास ऑफ पावर्टी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। देखिए तो किसी बॉडी का जो मास है ना, बॉडी के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि किसी बॉडी पे जो चार्ज है ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। तो आप एक और डिफरेंस बोल सकते हैं, मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम mass depends on velocity, but
चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। तो आप ये 5 डिफरेंसेस याद रखेंगे तो आपको आगे भी बहुत काम आएगा। कोई आपसे पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज, तो दो तो ऐसे ही याद है। इन एसआई सिस्टम मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इन एसआई सिस्टम चार्ज इज अ derived physical quantity. The SI unit of mass is kilogram. The SI unit of electric charge is coulomb. Mass can exist without charge, क्योंकि मास न्यूट्रल बॉडी में भी होगा, मास चार्ज बॉडी में भी होगा। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्ज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बट चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। तो इतना पॉइंट को आप याद रखिएगा। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज। अब आइए तो सेकेंड क्वेश्चन, इसके बारे में भी सोचिए। राइट द differences between gravitational force and electrostatic फोर्स। अब आप सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए थोड़ा पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसका डिफरेंस भी लिखेंगे। देखिए तो एक पार्टिकल इसका मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। मैं का यहाँ पे चार्ज q1 है और q2 है। मास और मास में हमेशा अट्रैक्शन होता है। मास और मास के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और चार्ज के बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों फोर्स लग सकता है। आपको पता है सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। इससे आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला डिफरेंस आप बोलिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द गिवन चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। ये जब भी होगा अट्रैक्टिव होगा और ये आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तीसरा, इसका फार्मूला पहले याद कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मास के बीच के मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये दोनों मास के बीच यहाँ पे मीडियम क्या है इससे इसको मतलब नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम बिटवीन द टू मासेस, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेज। यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच आप मीडियम बदल दीजिएगा तो इस फोर्स का वैल्यू भी बदल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इसकी चर्चा हम लोग कूलम्ब्स लॉ में भी कर चुके हैं
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेज। एंड फोर्थ, ये जो आपका होता है ना, दिस इज अ बिग फोर्स, और इन कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। डरिए मत, बिग का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका वैल्यू बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम। और ये जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स आपका बिग फोर्स है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो देखिए तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो बोलिए, पहला डिफरेंस अपने लैंग्वेज में बोलिए। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मासेस इज कॉल्ड gravitational force. The force acting between the charges is called electrostatic force. It is always attractive. It may be attractive or repulsive. Third, gravitational force. Gravitational force is independent from the medium between the two masses. Electrostatic force depends on the medium between the two charges. And last, it is a big force, and that is the स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो देखिए तो चलिए देखिए तो इसके बीच आप क्या क्या डिफरेंस लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला डिफरेंस, आप बात कीजिए मास और मास के बीच जो इंट्रैक्शन होता है, जो फोर्स लगता है, उसे आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज और चार्ज के बीच जो इंट्रैक्शन होता है, जो फोर्स लगता है, उससे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सीधा बोलिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द masses is called ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें बोलिए, फर्स्ट, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेज is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मास के भी जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, और चार्ज के भी जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो शॉर्ट में बोलिए, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये जब भी होगा अट्रैक्टिव होगा। यहाँ बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आप जानते हैं जब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, और सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो रिपल्सिव। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी होगा आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव। ये क्या होगा, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। मास और मास के बीच के मीडियम से ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या होगा,
it is independent from the medium between two masses. Electrostatic force, it depends on the medium between टू चार्जेज। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे क्या करेगा, डिपेंड। एंड लास्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ बिग फोर्स। याद रखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ बिग फोर्स and it is a strong force। आप इसको चाहे तो और समझ सकते हैं, पर ये तीन देख लीजिए, फिर हम इसकी चर्चा और थोड़ा करते हैं। मास और मास के बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेविटेशनल। चार्ज और चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जब भी होगा अट्रैक्टिव, या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा। ये क्या होगा, मास के बीच के मीडियम से इंडिपेंडेंट होगा, और ये मास के बीच के मीडियम पर डिपेंड करेगा। अब आप 4 पे आइए। आप फिर जानना चाहेंगे कि सर ये बिग और स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं समझे, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए 4th डिफरेंस में। आप एक एग्जाम्पल लीजिए। मैं का यहाँ पे मास है 1 kg, यहाँ पे भी मास आपका है 1 kg, और इसके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। अब आइए, हम का यहाँ पे चार्ज आपका है 1 कूलम, 1 कूलम, और इसके बीच का भी सेपरेशन आपका 1 मीटर है। अब बात कीजिए, इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कितना होगा। आपका F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R²। F इक्वल टू G का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। आप यूनिट बाद में लिखते रहिएगा। M1 1, M2 1 बाई R² 1²। आप गुना भाग करेंगे, ये आपको आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ध्यान दीजिए, -11 न्यूटन। और यहाँ जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या यही लिखिए 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R², कूलम्स लॉ। अब आइए, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 Q1 1 Q2 1 बाई R² 1²। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब आप खुद देख लीजिए, 1 kg और 1 kg मास के बीच जो लगेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 इंटू 10⁻11, और 1 कूलम के बीच जो लगेगा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब बताइए पावर -11 है। इसका वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू आया -11, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बहुत कम होगा, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पावर देखिए प्लस में 9, इसके रिस्पेक्ट में
ये वैल्यू बहुत बड़ा है। तो अब तो बोलिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ बिग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। कभी मत भूलिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ बिग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। मास और मास के बीच जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बिग होता है, और चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। Find the ratio of electrostatic force and gravitational force acting between two charged particles। क्या लिखे? फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। देखिए तो मैं का ये दो आपका चार्ज पार्टिकल्स है। मैं का फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 और सेकेंड पार्टिकल का मास m2 है। फर्स्ट पार्टिकल पे चार्ज q1 और सेकेंड पार्टिकल पे चार्ज q2 है, और मैं का ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस r है। देख लीजिए, फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल, आपको m1 m2 q1 q2 ये चार चीज़ दिया रहेगा। तब कहेगा इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका क्या निकालना है? रेशियो। तो सबसे पहले बात कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between the charged particles। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप एक एफ लिख के सफिक्स में आप ई लगा दीजिएगा। इससे आप पढ़िएगा एफ का मतलब क्या हुआ पहले बताइए। एफ इज द फोर्स, और जैसे इसके सफिक्स में ई लगा देंगे आप इससे पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए, इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आपकी मर्जी, आप इस के को ये भी लिख सकते हैं, इस के को 1/4πε0 आप ये भी लिख सकते हैं। आप इसको के ही रहने दीजिए। तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। अब आइए बात कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग between the two charged particles। या क्या निकाले थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप एफ लिख के
और सफिक्स में आप जी लगा दो। इसे पढ़ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लगा दीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या हो जाएगा? G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका क्या निकालना है? रेशियो। आप फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड लगा दो। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स J इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। आप देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई J इंटू m1 इंटू m2। दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। अब आइए, आपको Q1 Q2 m1 m2 दे देगा। Q1 Q2 m1 m2 आपको दे देगा, और तब कहेगा इसका रेशियो निकालें, तो वैल्यू पुट कर देंगे। K का वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10⁻⁹। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये आपको दिया रहेगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स से मिलेगा उल्टा, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो जैसा रहेगा वैसा डील कर लेंगे। तो आइए हम लोग 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की बात किए। पहला, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड देखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। तो ये था शॉर्ट। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का। तो पहले इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, जो बहुत आसान होगा। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और तब आएगा इसका कूलम्ब्स लॉ। फिर हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मेन आपका ये होगा, ये तो आसान होगा। और उसके बाद तब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा ये मई तक, ये जो आपका मंथ में चल रहा है, तो मई भर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई चल रहा है। जब जून आएगा तो 1 जून से हम लोग पूरा रफ्तार में चलेंगे, और पर डे आपका क्लास होगा, पर डे। अभी मई भर थोड़ा धीरे धीरे चलिए, आपको चिंता नहीं करना है। लॉकडाउन खुलेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन लगा रहेगा तो भी दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप ईमानदारी से पूरे वीडियो को देखिए, अपना एक नोटबुक बनाइए, और जितना बताते हैं इसको पॉज करके आप रुक जाइए और सब बात को क्लियर कीजिए, और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो चिंता की बात नहीं है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स का। आपको हम होमवर्क देते हैं, आप पीछे के वीडियो में जो नहीं भी देखे होंगे आप उसको फिर से देखिए, और पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज को और कूलम्ब्स लॉ को रिवाइज करके रखिए, क्योंकि अगले लेक्चर में लगातार बात किसका होगा? न्यूमेरिकल्स। मेन न्यूमेरिकल आपका इसका होगा, कूलम्ब्स लॉ का। ये तो आसान है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, आप इसको रिवाइज करके रखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ को। ओके, बाय।